स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने चैप्टर्स के अंदर जो पढ़े थे वो हमने पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कार्पल का, आपकी स्टेमेन का। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। आज मैंने वैसे जो टॉपिक्स लिखवाए थे, जब हम चैप्टर पढ़ने वाले थे तब मैंने आपको 4 पोर्शंस में इसको डिवाइड किया था। आज हम उसका थर्ड पोर्शन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो प्रोसेस होगा वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का होगा, लघु बीजाणु जनन। किस तरीके से लघु बीजाणु, पॉलन ग्रेन्स जो है, माइक्रोस्पोर्स जो है वो बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन के अंदर यहाँ पर आपको जो पढ़ना है उसमें आपने मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। यहाँ पर कि बटरफ्लाई जैसा जो है इसका शेप होता है, ठीक है। और यहाँ जो है आपके 3 लेयर्स होती थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और सबसे अंदर वाली टेपिडम। ठीक है, तो चारों लेयर्स में फिर जब सबसे अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या थे आपके स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या थे? स्पोरोजिनस टिश्यू थे, बीजाणु जन ऊतक। अब ये वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये सारी कोशिकाएं जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करती है एमएमसी की तरफ। एमएमसी का मतलब क्या होगा आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जितनी भी यहाँ पर कोशिकाएं होती है वे सारी एक तरीके से मदर सेल की तरह काम करती है, मात्र कोशिका। अब इन सब में इनको माइक्रोस्पोर बनाना है। माइक्रोस्पोर बनाने हैं यानी ये गैमीट्स हैं। गैमीट्स है इसका मतलब यहाँ जो डिवीजन होगा वो कौन सा होना चाहिए, मियोसिस या माइटोसिस? आप ही बताइए, जब गैमीट्स बनते हैं तो कौन सा होता है? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो अभी तक जितनी भी ये एमएमसीज हैं ये अभी तक क्या है आपके डिप्लॉइड है, ठीक है, द्विगुणित है। अब द्विगुणित जितनी भी कोशिकाएं हैं इनमें आपकी मियोसिस होगा, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इस अर्धसूत्री विभाजन की वजह से अब आपके क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर्स। और ये जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं ये सब क्या होंगे आपके? हैप्लॉइड, अगुणित, क्योंकि मियोसिस हो चुका है। ठीक है, अब मियोसिस हुआ है तो मियोसिस में एक ही सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल। तो कितनी माइक्रोस्पोर्स बनेगी? एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनती है, जो कि आपके इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है। 4 माइक्रोस्पोर है, जुड़ी हुई है। अब ये जुड़ी हुई किससे है? तो ये आपके कैलोस नाम का एक मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, जिससे ये सारे माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, वो साथ में जुड़े हुए रहेंगे। कैलोस नाम के एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है, जिससे ये सब जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बट जब इनका स्फुटन होगा, जो आपके माइक्रोस्पोरोधानी जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनका स्फुटन होगा तो माइक्रोस्पोर सारे क्या हैं? बाहर आ जाएंगे। तो स्फुटन के समय ये जितने भी टेट्राड फॉर्म में जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो जुड़े हुए हैं और बाद में ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे और बाद में ये बना लेंगे पॉलन ग्रेन्स। क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन्स। तो अभी तक तो ये सब माइक्रोस्पोर्स थे, कैलोस से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं कैलेस। और ये कैलेस एंजाइम जो है, ये कैलोस सब्सटेंस जो इनको जोड़े हुए रखा है वो उसको क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा। और अब ये आपके अलग अलग क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन्स, परागकण। तो ये था प्रोसेस आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। ठीक है,
अब ये जो भी ये अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर्स का, वो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके का रहता है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। जितने भी आपके लघु बीजाणु हैं उनका किस तरीके से वो एक साथ व्यवस्थित रहते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो पहला जो आता है उसके अंदर आपके इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपको 3 माइक्रोस्पोर्स तो दिखेंगे और एक जस्ट इसके पीछे जो आपको नहीं दिखेगा। दूसरा जो होता है उसके अंदर आपके चारों के चारों माइक्रोस्पोर आपको देख सकते हो। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं आइसोबाइलेटरल समद्विपार्श्विक। और ये जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रल। चतुष्फलीय क्या है? चतुष्फलीय, जिसमें से 3 दिखेंगे और चौथा वाला जस्ट इसके पीछे वो नहीं दिखेगा। तो ये ज़्यादातर आपके डाइकॉट में देखने को मिलते हैं और ये ज़्यादातर जितने भी है वो मोनोकॉट में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हम सिर्फ अरेंजमेंट्स पढ़ रहे हैं कि ये किस तरीके से आपके अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये 2 तो कॉमन टाइप है जो मिलते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर। अब जो होंगे वो आपके किसी अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये नेचर में बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेक्यूसेट ट्रासिक। इसमें भी आपको 3 ही देखने को मिलेंगे, डेक्यूसेट, ट्रासिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 माइक्रोस्पोर है, वो दूसरे 2 माइक्रोस्पोर के जो हैं 90 डिग्री पर रहते हैं, 90 पर रहेंगे। तो इसमें एक नहीं दिखेगा क्योंकि ये 2 इस तरीके से अरेंज है, बाकी ये 2 जो हैं वो इस तरीके से अरेंज है। तो इस वजह से एक पीछे, यहाँ पर इसके जस्ट पीछे। फिर 4th जो टाइप होता है वो टी शेप है। 2 आपके लॉन्गिट्यूडनली रहेंगे, 2 लॉन्गिट्यूडनली और 2 लेटरल, तो टी शेप में रहेगा, तो टी आकार का, टी शेप का। और एक होता है लास्ट कि किस तरीके से अरेंज रहते हैं, तो वो आ जाएगा लीनियर, रेखित, लीनियर रेखित। ये वाला प्रोसेस इतना, जो भी हमने अरेंजमेंट्स पढ़े हैं वो इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो स्पोरोजिनस ऊतक थे आपके, जो भी आपके बीजाणुजन कोशिकाएं थी वो मात्र कोशिकाओं की तरह बिहेव कर रही थी, और जब मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो उससे 4 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है और इसमें कुछ नहीं देख। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैरोट्रोपिस नाम का एक प्लांट है, या आंकड़ा जो कहते हैं, उसके फ्लावर्स जो होते हैं उसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि पॉलिनियम क्या होता है। इम्पोर्टेंट, पॉलिनियम, परागपिंड
वैसे इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए हिंदी मीडियम वालों के लिए कि पॉलिनियम क्या होता है। तो देखो अभी मैंने आपको कहा कि माइक्रोस्पोर हैं वो चारों जुड़े हुए हैं कैलोस से, ठीक है। पर ऐसा होता है किसी किसी में जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बने, जितने भी आप पे लघु बीजाणुधानी है उसमें जितने भी माइक्रोस्पोर बने वो सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होकर रह रहे हैं। वो ऐसा स्ट्रक्चर जो है एक स्पेशल प्लांट है उसके अंदर देखने को मिलता है जिसे पोलेनियम कहते हैं। अब ये किसके अंदर देखने को मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस आंकड़ा जो शिवजी भगवान के चढ़ता है ना, वही आंकड़ा। तो कैलोट्रोपिस के अंदर पॉलिनियम। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये देखो आप, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आपके पॉलेनियम। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पॉलेनियम है और ये जितने भी सेल्स दिख रहे हैं आपको ये सारे माइक्रोस्पोर्स हैं। माइक्रोस्पोर्स या हम इसे पॉलन ग्रेन्स परागकण लघु बीजाणु कह सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पॉलेनियम। अब एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं पॉलन किट। अब देखो पॉलन किट क्या होती है, आपने देखा होगा फूलों के ऊपर जो है कभी कभी इंसेक्ट आकर बैठते हैं। अब वो इंसेक्ट जो आए हैं वो बेसिकली मकरंद लेने के लिए या नेक्टर लेने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अब इनके अंदर क्या होता है कि आपके जब भी ये आ रहे हैं इंसेक्ट, ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनको तो क्या मिल रहा है, आपके नेक्टर मिल रहा है। तो अब एक चीज है पॉलन किट। ये पॉलन किट क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स के ऊपर जितने भी परागकण है, मान लो ये एक परागकण है, इनके ऊपर एक ऑयली लेयर मिलती है। ऑयली लेयर, एक तेलीय परत मिलेगी। ये तेलीय परत जो है वो किससे बनी है, टैपेटम से बनी है। किससे बनी है, टैपेटम से बनी है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ऑयली लेयर जो है जो तेलीय टैपेटम से बनी है ये बेसिकली क्या करेगी कि चिपचिपी होगी। तो इंसेक्ट जब भी आकर फ्लावर पर बैठेगा तो पॉलन ग्रेन उसके क्या है, चिपक जाएंगे। तो पॉलन ग्रेन्स को उनके चिपकने में कौन मदद करता है, ये ऑयली लेयर। और इस ऑयली लेयर को हम क्या कह रहे हैं, पॉलन किट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज पॉलन किट, तो पॉलन किट इज बेसिकली अ लेयर, ऑयली लेयर विच इज प्रेजेंट ऑन दी पॉलन ग्रेन। परागकणों के ऊपर एक तेलीय परत होती है। अब इस तेलीय परत में क्या होता है, आपके स्मेल होती है, सुगंध होती है, कलर होता है। कभी कभी आप देखो फूलों के अंदर है ना पाउडर जैसा दिखता है, अगर हम उसको निकालते हैं, स्टेमेंस को पीच कर निकालेंगे ना तो उनका कुछ कलर दिखेगा। तो वो जो कलर दिखेगा वो कलर जो है वो किसका है, पॉलन किट का है। तो स्मेल होती है, उसमें आपके कलर होता है जो कि इंसेक्ट्स को क्या करेगा, अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करेगा। तो अब इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स को यूवी रेज से प्रोटेक्ट भी करता है। तो स्मेल भी है, कलर भी है और यूवी रेज से क्या है वो उधर वहां अट्रैक्ट भी करेगा और इनको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो पॉलन किट जो है वो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर उनने मिलेगा जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। अगर परागण कीटों द्वारा हो रहा उन्हीं के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलन किट। ये फिर से आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलन किट, ऑयली लेयर, कैसी कैसी ये स्मेल है, ऑर्डर है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। और ये सब चीजें बनती किससे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, टैपेटम से, ठीक है। तो एक पॉलेनियम, एक पॉलन किट। अब एक और चीज है पॉलन एलर्जी। कभी कभी कोई फूल सूंघते हैं तो खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, हाँ छींक करते हो। तो वो क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है कि फूल सूखने की वजह से आपको हुआ,
वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक एलर्जी है, और वो एलर्जी किसकी वजह से हुआ है? तो तीसरा फिर से इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो है पॉलन एलर्जी। अब देखो पॉलन एलर्जी क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स के ऊपर, मान लो ये एक परागकण है, इस परागकण के ऊपर जो बाह्य चोल है वो एक्साइन है, ठीक है। एक्साइन मैंने आपको बताया है, वैसे एक कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके की एक्साइन है, स्पोरोपोलेनिन से बना, ये तो है ही, बट इसके अलावा कहीं कहीं पर क्या होता है कि प्रोटीन से बना हुआ कोई पदार्थ, सब्सटेंस, प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ जो है वो इन एक्साइन्स के यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये प्रोटीन से बना पदार्थ ये भी किससे बना है? टैपेटम से बना है। ये भी किससे बना है? टैपेटम से बना है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, जैसे ही आप फूल को सूंघने जाते हो तो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक्साइन का जो ये प्रोटीन सब्सटेंस है वो आपके नाक के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होती है? पॉलन एलर्जी होती है। तो ये प्रोटीन सब्सटेंस है, ये किससे बना है? टैपेटम से, जो कि पॉलन ग्रेन के साइड साइड में होता है, जिससे पॉलन एलर्जी हो सकती है। अब इसका एग्जाम्पल जो पॉलन एलर्जी ज्यादातर करता है वो आपके एक पार्थेनियम नाम का घास है। पार्थेनियम पार्थेनियम गाजर घास, ठीक है। कैरेट ग्रास या गाजर घास कहते हैं इसे, जो कि आपके पार्थेनियम है, जिससे कि पॉलन एलर्जी होती है। तो ये आपको समझ में आया। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सिर्फ प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि भाई मियोसिस हुए तो फोर जो है आपके माइक्रोस्पोर्स बने। इसके अलावा आपको पॉलेनियम के बारे में, पॉलन किट के बारे में और पॉलन एलर्जी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। अब यहाँ देखो, मैंने टैपेटम जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि टैपेटम क्या है। टैपेटम लेयर है तो प्रोटेक्शन करेगी, पॉलन ग्रेन्स की न्यूट्रिशन में भी मदद करेगी, और अगर ये नहीं रहे तो पॉलन ग्रेन्स स्टेराइल हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, वो वहाँ पर एग को निषेचित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरा फंक्शन था कि वो एक्साइन, बाह्य चोल, परागकण का जो बाह्य चोल होता है उसमें स्पोरोपोलेनिन नाम का एक पदार्थ स्रावित करता है, जिससे कि परागकण कई सालों तक वैसे के वैसे रहते हैं। जैविक प्रक्रिया से, भौतिक प्रक्रिया से, किसी भी फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो कभी भी नष्ट नहीं होते, ठीक है। तो वो चीज़ बनाने में भी कौन मदद करता है? टैपेटम, जो कि 3 फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा दिए। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स हैं, कीटों द्वारा परागित होते हैं, उसमें जो पॉलन किट बनता है, जो ऑयली लेयर है, वो टैपेटम से बन रहा है। जो एलर्जी हो रही है, जो प्रोटीन सब्सटेंस बन रहा है, वो भी किससे बन रहा है? टैपेटम से बन रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा होता है। नेक्स्ट आता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। और मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत ही सिंपल है। मैं इतना सा हटाकर इसको कर सकती हूँ, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको कॉपी में काम कैसे करना है। यहाँ अगर आप स्टेमिन का स्ट्रक्चर कर रहे हो तो यहाँ कार्पल का करना है। यहाँ पर अगर आप है ना माइक्रोस्पोरेंजियम का कर रहे हो तो यहाँ ओव्यूल का करना है, बीजांड का करना है। अभी यहाँ पर मैंने इस पेज पर अगर आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हो तो यहाँ अगले वाले सामने सामने पेज पर मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बताओगे, ठीक है। तो अब आता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस।
मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन। सो सिंपल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अच्छा चलो बताओ, जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े थे। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये कौन सा वाला ओव्यूल है, आप ही कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि जो ये वाला स्ट्रक्चर बताया है ये 6 टाइप्स के जो ओव्यूल है उसमें से कौन सा ओव्यूल है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ अब कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है गुरु बीजाणु। तो ये जो पूरा ओव्यूल है ये फ्यूनिकल बीजाणु ग्रंथ है, ये आपके बीजाणु द्वार माइक्रोपाइल, ये इंटेग्यूमेंट्स अध्यावरण है, और ये पूरा पैरेन्काइमेटल सेल से भरा हुआ होता है जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, बीजाणु का है, और ये चलाजल भाग है, निभागी क्षेत्र है, और ये आपके बीजाणु द्वार वाला क्षेत्र है। तो ये सारे जितने भी पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं, अब ये सारे मैं बार बार बनाना पड़ रहा है। ठीक है, ये जितने भी आपके पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं ये सारे के सारे किस तरीके से बिहेव करते हैं, एमएमसी की तरफ। एमएमसी यहाँ पर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरफ। इन सभी कोशिकाओं में से केवल कोई एक ही कोशिका होगी जो एक्टिव होगी, और वही आगे जाकर क्या करेगी, मियोसिस। क्या बनाना है, मेगास्पोर, गैमीट बनाना है। और गैमीट बनाने हैं तो युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और अगुणित होने के लिए उनको क्या करना होगा, मियोसिस करना होगा। तो यहाँ पर अब एमएमसी में क्या होगा, आपके मियोसिस होगा, और मियोसिस होने की वजह से अब यहाँ पर आपके 4 सेल्स बनेंगे। बट ये याद रखना कि ये चारों सेल्स जो बन रहे हैं वो लीनियर बनेंगे। वहां देखे थे माइक्रोस्पोर के, कभी कोई टेट्राड मिल रहा था, कोई आइसोबाइलेटरल, कोई टी आकार का, कोई लीनियर। पर यहाँ मियोसिस बनने के बाद, मियोसिस होने के बाद जितने भी ये मेगास्पोर्स हैं, कितने मेगास्पोर्स बन रहे हैं, 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर्स जो है वो सारे के सारे कैसे अरेंज हैं, लीनियर, रेखित। ठीक है, अब क्या होगा, वहां जितने भी माइक्रोस्पोर थे चारों के चारों पॉलन ग्रेन्स बना रहे थे, बट यहाँ में से सिर्फ एक ही जो है वो मेगास्पोर बनाएगा, बाकी 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो आगे वाले प्रोसेस में क्या होगा कि सिर्फ एक ही मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही 1 फंक्शनल रहेगा, क्रियात्मक रहेगा। ठीक है, एक ही मेगास्पोर, बाकी 3 जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे आपके, सिर्फ एक बचेगा। और ये जो आगे मेगास्पोर है वो अब आगे क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद। जैसे पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, तो ये जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब कौन सा डीजेनरेट हो रहे हैं और कौन सा जो है फंक्शनल रह रहा है वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ देखो कि जो निभागी क्षेत्र वाला है, जो चलाजा एरिया वाला है, जो ऊपर वाला है वो फंक्शनल रह रहा है, बाकी जो माइक्रोपाइल जो एरिया के हैं वो सब क्या हो रहा है, आपके डीजेनरेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ ऊपर चलाजल एरिया में, चलाजल एरिया में जो मेगास्पोर है वो एक्टिव रहता है, निभागी क्षेत्र वाला, निभागी क्षेत्र वाला जो है वो एक्टिव रहेगा। बाकी ये जो माइक्रोपाइल एरिया के हैं, माइक्रोपाइल जो बीजाणु द्वार की तरफ हैं, वो जितने भी मेगास्पोर है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। तो एक क्या बचा है आपका, फंक्शनल मेगास्पोर। तो दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ गए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 माइक्रोस्पोर बने थे, और यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस में भले ही मियोसिस हुए, 4 सेल्स भी बने, बट केवल एक ही जो है वो एक्टिव रहा, बाकी 3 जो हैं वो क्या हो गए,
डीजनरेट हो गए। तो इस पूरे प्रोसेस में ये इसकी समरी थी। यहाँ पॉलन एलर्जी, पॉलन किट आपको, और मैंने पोलेनियम के बारे में बताया था, वो चीज़ आपको याद रखनी है। और टैपेटम का फंक्शन मस्ट है। ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मुझे इसका आंसर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि ये किस टाइप का ओव्यूल है, क्योंकि इस पर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि इस जो भी ये टाइप ऑफ ओव्यूल है उसका पूरा स्ट्रक्चर आप डिस्क्राइब करिए। आपको पता तो होना चाहिए किस टाइप का है। थैंक यू सो मच।